मैं कल दिल्ली आ रहा हूं, मिलना है तुझसे, आदित्य ने फोन पर कहा। मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी कल, पाखी ने मजबूरी जताई। बीमारी का बहाना बना दे, आदित्य ने उपाय सुझाया। मुझसे झूठ नहीं बोला जाता, पाखी ने एक बार फिर मजबूरी जताई। बोला जाएगा, तू कोशिश तो कर, आदित्य ने मनुहार सा किया। देखती हूं, क्या पाखी ने ठंडी सांस भरी। फिर पूछा, कहां मिलेंगे, क्या करेंगे, तुम कितने बजे पहुंचोगे दिल्ली? मेरी फ्लाइट सुबह 9 बजे दिल्ली पहुंच जाएगी, तुम एयरपोर्ट पर ही मिलना, वहीं से जहां जाना होगा निकल चलेंगे, आदित्य ने बताया। कहां चलेंगे, इतनी सुबह मैं कैसे एयरपोर्ट आऊंगी, तुम घर ही आ जाओ, वहीं बैठकर बातें करेंगे। पाखी ने फिर मजबूरियों में लपेटकर अपने हिस्से का उपाय सुझाया। घर पर क्या बात होगी, कहीं घूमने चलते हैं, तुम्हारा भी तो मन था कई दिनों से बाहर चलने का, आदित्य ने अपने गुस्से को काबू करते हुए कहा। हां था तो, पर तुमने पहले नहीं बताया कि आ रहे हो, मैं छुट्टी पहले से ही ले लेती। पाखी ने फिर से अपनी मजबूरी जताने की कोशिश की। मैं 2 दिन से फोन कर रहा हूं, पर तुमने फोन उठाया ही नहीं, मैं खुद पहले से ही बताने वाला था, आदित्य ने पाखी की गलती बताते हुए कहा। पाखी के पास अब कोई जवाब नहीं था। आदित्य सच ही तो कह रहा था। पाखी उससे मिलना भी चाहती थी, उसके साथ जाना भी चाहती थी, मगर उसे बार बार लग रहा था कि ये जाना उस जाने की तरह नहीं होगा जैसे सच में किसी दोस्त के साथ घूमने जाया जाता है। ये जाना उस जाने की तरह होगा जब बस किसी के भी साथ कहीं चले जाने का मन करता है, ऐसे जैसे किसी एक को भुलाने के लिए किसी दूसरे को याद कर लेना। वो एक अजीब से दौर से गुजर रही थी, उसका मन पूरी तरह टूटा हुआ था। उसे अपने अंदर इतनी कमजोरी महसूस हो रही थी कि उसे डर था कहीं इस दोस्त का सहारा पाकर वो बिखरने ना लगे। वो संभलना चाहती थी, मगर अब बताने के लिए कोई मजबूरी नहीं थी। बिना हां ना कहे ये तय हो गया कि दोनों कल सुबह एयरपोर्ट पर मिलेंगे और दिल्ली से कहीं बाहर जाकर साथ वक्त बिताएंगे। पाखी इससे पहले कभी किसी दोस्त के साथ शहर से बाहर नहीं गई थी। रात भर उसने खुद को जगाए रखा, ऐसा कोई बहाना सोचने के लिए जिससे ये मुलाकात टल जाए, मगर उसे कुछ नहीं सूझा। सुबह हुई तो फिर दिमाग दौड़ाने की कोशिश की, मगर कुछ नहीं सूझा। आखिर में मां से कहा कि दोस्तों के साथ आज कहीं बाहर जाना है, रात को देर हो जाएगी आने में। मां ने रोज से ज्यादा लंच पैक करके दिया और कहा, टाइम से आ जाना, पापा गुस्सा करेंगे वरना। ठीक है, बता दूंगी आपको। मां से ऐसा कहकर उसने खुद को भी ये जताने की कोशिश की कि रात को वापस आना है, मगर जाने की तैयारी उसने इस तरह की जैसे वो रात को वापस नहीं आ पाएगी। उसने अपनी नई टी-शर्ट और जीन्स पहनी, अपना सबसे सुंदर और पसंदीदा सूट बैग में रखा और एयरपोर्ट के लिए ऑटो में बैठ गई। इस वक्त 7 बजे थे। घर से एयरपोर्ट जाने में 2 घंटे लगते हैं। इस पूरे रास्ते वो उन अगले 22 घंटों के बारे में सोचती रही जब वो अपने दोस्त के साथ होगी। मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी। मैं नहीं बताऊंगी उसे कि मुझे किसी से प्यार हो गया था। नहीं बताऊंगी कि जिंदगी में पहली बार कोई इतना अच्छा लगा कि पूरी जिंदगी उसके साथ बिताने का मन किया। नहीं बताऊंगी कि जिंदगी में पहली बार इतनी हिम्मत आ गई थी मेरे अंदर कि मैं किसी से आई लव यू कह पाई। नहीं बताऊंगी कि मेरे उस आई लव यू का जवाब मुझे कभी नहीं मिलेगा। नहीं बताऊंगी कि मेरी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। नहीं बताऊंगी इस वक्त मैं कितनी टूटी हुई हूं। नहीं बताऊंगी कि मैं उसके साथ मिलने के बाद ये सब कुछ भूल जाना चाहती हूं। नहीं बताऊंगी। मैं उससे मिलने के बाद सिर्फ दिल खोल कर हंसूंगी, खूब बातें करूंगी, वो सारी बातें जो वो चाहता होगा कि मैं करूं। हां, यही तरीका है पिछला सब कुछ भूलने का, उस डिप्रेशन से बाहर निकलने का जिसने इतने दिन से मुझे घेरा हुआ है। हां, शायद इसीलिए इतना टालने की कोशिश करने के बाद भी ये मुलाकात हो रही है। पिछले 4 साल से हम दोस्त हैं, मगर कभी एक दूसरे से इस तरह नहीं मिले। हर बार वो मुझसे दिल्ली आकर मिलता है, मगर इस तरह मिलने के लिए उसने भी पहले कभी नहीं कहा। अब जो भी हो, इस मुलाकात के बाद मैं एक नएपन के साथ लौटूंगी और अपने करियर पर ध्यान दूंगी, सिर्फ अपने करियर पर।
ये सब सोचकर पाखी ने 2 घंटे में अगले 22 घंटों के लिए खुद को पूरी तरह तैयार कर लिया था। जब वो इस मुलाकात के बारे में सोच रही थी तो उसे ये याद ही नहीं रहा कि ऑटो रुक चुका है और ऑटो वाला उससे 2 बार पूछ चुका है कि उसे किस गेट पर जाना है। इस बार ऑटो वाले ने उसकी आंखों के सामने हाथ हिलाया और लगभग चिल्लाते हुए कहा, मैडम। तो उसका ध्यान अपने ख्यालों से हटा। हाँ भैया, क्या हुआ, पहुंच गए? बाहर देखते हुए उसने अनमना कर पूछा, फिर खुद ही जवाब भी दिया, अरे आ गया एयरपोर्ट, और बैग से पैसे निकालने लगी। कब से तो कह रहा हूं मैडम जी, आ गया एयरपोर्ट, कौन से गेट पर जाना है आपको? ऑटो वाले ने भी झुंझला कर पूछा। पीछे से दूसरे ऑटो का हॉर्न लगातार बज रहा था। गेट नंबर। तो भैया मैं पूछ कर बताती हूँ, आप आगे से ले लो इतनी देर में। ये कहकर पाखी ने आदित्य को फोन लगाया। हेलो, हाँ मैं पहुंच गई हूं, तुम कौन से गेट पर मिलोगे? गेट नंबर 2, आदित्य ने कहा। गेट नंबर 2 पर पहुंचकर जैसे ही पाखी ने पहली नजर ही ऊपर उठाई, आदित्य की पीठ दिखाई दी। दोनों 1 साल बाद मिल रहे थे, मगर पीठ देखकर चेहरा पहचानना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था। उनकी दोस्ती में प्यार कई बार आकर वापस जा चुका था। दोनों को मालूम था कि उन्हें एक दूसरे से प्यार नहीं करना। पाखी की आंखों में लड़के की पीठ देखकर जो चमक आई थी, वो उसके पलटने पर उसका चेहरा देखते ही और बढ़ गई और उछलकर दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। ये गले लगाना पहली बार था। दोनों की आंखों में ये चमक भी पहली बार थी, मगर उस वक्त दोनों में से किसी को यह एहसास नहीं हुआ कि उन्होंने पहली बार एक दूसरे को गले लगाया है। उन्हें लगा जैसे वो हमेशा एक दूसरे को इसी तरह समेटते रहे हैं, संभालते रहे हैं। चल छोड़ मोटी, तू तो चिपक ही गई, आदित्य ने कहा। दोस्ती भरे प्यार में लिपटा हुआ उसका वही अंदाज जिसके आगे पाखी हमेशा अपना दर्द भूल जाया करती थी। मैं चिपकी कि तू खुद को संभाल नहीं पाया मुझे देखकर, पाखी ने अपनी झेप छिपाते हुए कहा और फिर खुद ही टॉपिक बदलने के लिए पूछा, अच्छा अब जल्दी बता आगे का क्या प्रोग्राम है? मैंने कैब बुक कर दी है, ड्राइवर अभी आता होगा, हम यहां से मथुरा जा रहे हैं, आदित्य ने कहा। मथुरा? वहां जाने में 3 घंटे लग जाएंगे, फिर लौटने के 3 घंटे, और अभी 10 बज चुके हैं, यानी पहुंचने में ही 1 बज जाएगा, और फिर हमें वहां से 6 बजे तक निकलना होगा, तभी मैं 9-10 बजे घर पहुंच जाऊंगी। यहीं चलते हैं कहीं दिल्ली में। पाखी एक सांस में सब कुछ कह गई और आदित्य ने सिर्फ इतना ही कहा, मथुरा ही चलते हैं, देर होगी तो वहीं रुक जाएंगे कहीं। कहां रुकेंगे? मुझे रात को घर वापस आना है। पाखी अभी अपनी परेशानियां गिना ही रही थी कि आदित्य का फोन बजा। जो गाड़ी बुक की थी वो एयरपोर्ट आ चुकी थी। अब कुछ भी कहने सुनने का टाइम नहीं था। नाना करने के बाद भी पाखी आदित्य के साथ गाड़ी में बैठ गई और लगातार उसे समझाती रही कि रात को घर वापस आ जाएंगे। आदित्य भी उसे तसल्ली देता रहा कि रात तक घर आ जाएंगे, लेकिन दिल्ली से बाहर निकलते ही जैसे घर लौटने की बात कहीं गुम हो गई। दोनों अपनी अटखेलियों के साथ साथ थे, बेचैन लेकिन बेपरवाह। हंसी मजाक, साल भर पुरानी बातें। पहले दिन जब वो मिले थे तब से अब तक के कई किस्से और वाकये उनकी आंखों में तैर चुके थे। अचानक गाड़ी को ब्रेक लगा और दोनों के मुंह आगे वाली सीट से जा टकराए और दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ पर आ गया। यह हाथ पर हाथ आना पहली बार था। इस पहली बार का एहसास दोनों को हुआ, लड़की को शायद थोड़ा ज्यादा, मगर फिलहाल मुद्दा गाड़ी का रुक जाना था। हाथ पर हाथ आने के एहसास को फिलहाल नजरअंदाज कर देना जरूरी था। ड्राइवर से पता चला कि गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है, ठीक करवाने में टाइम लगेगा, घर जाने में देरी हो जाएगी, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था। पाखी ने फिर परेशानी में बड़बड़ाना शुरू कर दिया। गाड़ी ठीक होने में पूरा 1 घंटा लग गया। गाड़ी ठीक हो गई। वापस जाने की बात आखिरी पड़ाव तक पहुंचकर कहीं रुक गई और दोनों मथुरा की तरफ निकल पड़े। 3 बजे मथुरा पहुंचे। धूप तेज थी। इस वक्त तो कहीं घूमने जाया ही नहीं जा सकता। थकान भी बहुत थी और धूल मिट्टी में खड़े रहने की वजह से कपड़े भी गंदे हो गए थे। होटल में रुकना पड़ेगा कहीं, फिर फ्रेश होकर शाम को घूमने निकलेंगे, आदित्य ने कहा। पाखी को भी इसके अलावा कुछ उपाय नहीं सूझा। दोनों ने इंटरनेट पर होटल सर्च करके रूम बुक किया। होटल के कमरे में पहुंचकर पाखी बिस्तर के एक कोने पर बैग रखकर बैठ गई। आदित्य ने खिड़की खोली, बैग अलमारी में रखा, एसी ऑन किया
जूते उतारे और सोफे पर निढाल होकर लेट गया। थोड़ी देर बाद उसने जब पाखी को जस का तस उसी तरह बैठे देखा तो हंसने लगा। अरे ऐसे क्यों बैठी है, आधे पैसे तू नहीं देने, रूम के रिलैक्स हो जा। अच्छा नहीं लगा रूम? नहीं अच्छा है, पाखी ने धीरे से कहा। तो अब क्या प्रॉब्लम है? आदित्य ने हैरान होकर पूछा। कुछ नहीं, ऐसे अकेले कमरे में अजीब लग रहा है। पाखी ने अपने मन की बात बताई। इतना मत सोचा कर, 4 दिन की जिंदगी है, तुझे कंफर्टेबल तो लग रहा है ना? कोई दिक्कत है तो बता। अभी धूप बहुत है बाहर, मैं 1 घंटा सोऊंगा। रात भर नहीं सोया, सुबह से ट्रैवल कर रहा हूं, फिर शाम को चलेंगे घूमने, आदित्य ने बाथरूम में घुसते हुए कहा। आदित्य के बाथरूम में जाने के बाद पाखी भी थोड़ा कंफर्टेबल होकर बेड पर लेट गई। जब वो बाथरूम से बाहर आया तो पाखी भी हाथ मुंह धोने बाथरूम में चली गई। जब वो वापस आई तब तक आदित्य गहरी नींद में सो चुका था। पाखी सोफे के एक कोने में जाकर बैठ गई और मोबाइल में पुराने मैसेजेस पढ़ने लगी। आदित्य की आंख खुली तो उसने पूछा, वहां क्यों बैठी हो? सो जा थोड़ी देर, फिर घूमना है शाम को, फिर थकान हो जाएगी। नहीं, मुझे नींद नहीं आई, मैं सोने थोड़ी आई हूं। पाखी ने ऐसे जताते हुए कहा जैसे आदित्य को भी सोना नहीं चाहिए और उन्हें बातें करनी चाहिए। अच्छा बाबा, यहां आकर बैठ, बातें करते हैं। आदित्य ने भी खुद को नींद से बाहर निकालकर बिस्तर पर कमर के सहारे बैठते हुए कहा। पाखी जैसे बड़ी हिम्मत करके धीरे धीरे से हिचकिचाते हुए उसके पास जाकर बैठ गई। इस तरह पास बैठना पहली बार था। पास बैठने के बाद कब पाखी का सिर आदित्य के कंधे पर आ गया, कब वो उसके साथ बातों में इस कदर खो गई कि उसकी सोच और संकोच के सारे दायरों से बाहर निकलकर उसका शरीर लड़के के शरीर से लिपट गया, उसे पता नहीं चला। या पता चला तो उसने उस पता चलने को नजरअंदाज कर दिया। दोनों एक दूसरे की बाहों में एक दूसरे की जिंदगी से जुड़ी गिरहें खोल रहे थे। आदित्य ने बताया कि उसकी शादी तय हो चुकी है, मगर वो शादी नहीं करना चाहता। वो किसी से भी शादी नहीं करना चाहता, मगर परिवार के दबाव में उसे ऐसा करना पड़ेगा। वो कोशिश कर रहा है कि उसे ऐसा ना करना पड़े। पाखी ने भी बताया कि वो किसी से बेपनाह प्यार करती है, मगर वो उसे प्यार नहीं करता। इस एक तरफा प्यार ने उसे तोड़ कर रख दिया है। ये बातें दोनों को एक दूसरे से नहीं कहनी थी, मगर कहते वक्त दोनों में से किसी को ये याद नहीं रहा, बल्कि सबसे जरूरी हो गया था कह देना। और इस कह देने से जुड़ी भूल के एहसास से ज्यादा बड़ा, मजबूत और सुरक्षित एहसास ये था कि दोनों एक दूसरे के साथ थे। इतने पास कि जिंदगी के बड़े से बड़े राज भी एक दूसरे के सामने खोले जा सकते थे और खोले जा रहे थे। कब कब उन्होंने एक दूसरे से प्यार करने का सोचा और कब कब इस सोच को दोस्ती के घोल में घोल कर पी गए। ये सब आज हंसी ठाकों और अटखेलियों में बाहर आ रहा था। इस बीच दोनों ने दो समझदार लोगों की तरह इस तरह एक दूसरे के इतना पास होने के बारे में भी बात की। दिल क्या सोचता है, दिमाग क्या कहता है, शरीर क्या चाहता है, गीता में क्या लिखा है, श्री कृष्ण ने क्या उपदेश दिया है, मंटो की कहानियां क्या कहती हैं, चार्ली चैपलिन की जिंदगी कैसी थी, शरद चंद्र के उपन्यासों में कैसे उदाहरण दिए गए हैं, ये सब कुछ उनकी बातों का हिस्सा था। फिर कुछ देर बाद कमरे में सन्नाटा था, जैसे दोनों एक दूसरे की कहानियों से बातें कर रहे थे। आदित्य की नजर घड़ी पर पड़ी। 6 बजने वाले थे। कुछ बिना कहे ही आदित्य बिस्तर से उठा और बाथरूम में जाते हुए कहने लगा, चल चलते हैं बाहर। पाखी ने उठकर बैग से अपना वही सबसे अच्छा पसंदीदा सूट निकाला और जब पहन कर आई तो आदित्य जैसे कुछ देर तक उसे देखता ही रहा। थोड़ी ही देर में दोनों होटल से बाहर आ गए। अब उनके सामने थी मथुरा की भीड़ भरी गलियां, राधे कृष्ण के जयकारे, चाय के कुल्हड़ों से सजी दुकानें और मंदिर, प्रेम मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, इस्कॉन टेम्पल। एक एक करके दोनों ने मथुरा के लगभग सारे मंदिर देखे, कुल्हड़ वाली चाय पी, खाना खाया, एक दूसरे के लिए चंदन वाली माला खरीदी और ये तय किया कि रात को यहीं रुकेंगे क्योंकि अब तक 10 बज चुके थे। पाखी ने घर पर फोन करके बताया कि सब दोस्त साथ हैं और देर होने की वजह से वहीं रुकना पड़ रहा है। कमरे में जाकर बिस्तर पर पहुंचने की देर थी कि दोनों सो गए। फिर एक बार कमरे में सन्नाटा था। बिस्तर के एक कोने पर पाखी थी, दूसरे कोने पर आदित्य। दोनों पेट के बल एक दूसरे की उल्टी दिशा में मुंह करके सो रहे थे। सुबह होने तक दोनों की करवट बदल चुकी थी और चेहरा एक दूसरे के सामने था। एक पल एक दूसरे को देखने के बाद दोनों की नजरें घड़ी पर गईं।
अब सुबह के 6 बज रहे थे। काफी हद तक नींद पूरी हो चुकी थी, थकान भी पहले से कम थी। दिल्ली वापस जाने के लिए आदित्य ने कैब बुक की। आधे घंटे में कैब होटल पहुंच गई। होटल से चेकआउट करके दोनों कैब में बैठ गए। सुबह धीरे धीरे अपने रंग में आ रही थी। सूरज धीरे धीरे चढ़ रहा था, मगर पाखी को लग रहा था जैसे धरती अपनी सबसे तेज चाल से सूरज की परिक्रमा कर रही थी। उसे लग रहा था जैसे बस कुछ ही देर में ये पल बीत जाएगा और फिर कभी वापस नहीं आएगा। आदित्य की आंखों में आंखें डालकर वो बार बार उस विश्वास और एहसास को ढूंढने की कोशिश कर रही थी जो उसने कल दिन भर उसके साथ बिताने के बाद महसूस किया था। वो नई हो गई थी, मगर अपने इस नएपन को आदित्य की आंखों में भी देखना चाहती थी। आदित्य की नजरें जैसे बार बार उसकी नजरों से बचने की कोशिश कर रही थी। वो बार बार किसी और बात पर ध्यान ले जा रहा था। पाखी ने कहा, अच्छी रही ये ट्रिप, ऐसी ट्रिप होती रहनी चाहिए हर महीने। और हंसते हुए पूछा, तो अगली बार कहां चलेंगे? आदित्य ने जवाब देने की बजाय उसे गाड़ी से बाहर की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो देखो क्या दिख रहा है। पाखी ने भी उतनी ही हैरानी से बाहर की तरफ मुंह घुमाया और इतनी देर में वो कुछ समझ पाती उसे अपने गालों पर लड़के के होठों की छुअन महसूस हुई। ये छुअन पहली बार थी। बदमाश, शर्माते हुए उसने कहा और फिर बाहर की तरफ इशारा करते हुए पूछने लगी, क्या था बाहर? बेवकूफ बनाते रहते हो हर बार मुझे, बनाने की जरूरत है क्या? आदित्य ने अपने शरारती अंदाज में कहा। अच्छा, तो मैं तुम्हें बेवकूफ लगती हूं? पाखी ने चिढ़ते हुए पूछा और फिर इसी हंसी ठिठोली में रास्ता कट गया। आधे ही रास्ते में आदित्य ने पाखी से कहा उसे कुछ काम से मेरठ जाना है, इसलिए वो पहले ही उतर जाएगा। जिन 22 घंटों के बारे में पाखी पूरे 2 घंटे ऑटो में सोचती रही थी वो बीत चुके थे, और जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत था 22 घंटों का वो वक्त जो उसने आदित्य के साथ गुजारा था। पाखी ने घर पहुंचकर आदित्य को मैसेज किया, मैं घर पहुंच गई हूं और तुम? बहुत देर तक आदित्य का कोई जवाब नहीं आया। थक गया होगा, भूल गया होगा, मैं ही पूछ लेती हूं। पाखी ने दोबारा मैसेज किया, सो गए क्या? अब रात के 12 बज चुके थे और पाखी कई बार आदित्य को कॉल कर चुकी थी, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला। अगले दिन भी बार बार कॉल करती रही। इस तरह 3 दिन हो गए, कोई जवाब नहीं मिला। फिर एक मैसेज आया, मुझे बार बार फोन मत करो, मैं बिजी हूं, फ्री होकर खुद कॉल करूंगा। यह मैसेज पढ़ते ही पाखी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, मगर आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आदित्य को मैसेज किया, इतनी सी ही बात थी तो पहली ही बार में जवाब दे देते, मैं बार बार फोन ना करती, पहुंचकर तुमने मैसेज नहीं किया इसलिए पूछ रही थी। आज के बाद कभी ना मैसेज करूंगी ना कॉल। आदित्य के उस एक मैसेज ने उन 22 घंटों का असर बिल्कुल बेअसर कर दिया था, जिसे पाखी अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल मान रही थी। कई दिन बीत गए। कुछ दिन पाखी पछतावे की आग में तपी, कुछ दिन अपनी गलती समझाकर खुद को कोसा, फिर कुछ दिन बाद ये सोचकर तसल्ली कर ली कि जिंदगी में कई तरह के अनुभव होते हैं। ये भी एक था। अब वो पहले से भी ज्यादा उदास रहती थी, मगर अब उस उदासी को छिपाने की कोशिश भी लगातार जारी रहती थी ताकि कोई कुछ पूछ ना ले। प्यार और दोस्ती दोनों उसके लिए जिंदगी के सबसे बुरे शब्द बन गए थे। एक दिन बाद आदित्य का फोन आया, मगर पाखी ने बात नहीं की। उसके बाद भी आदित्य के कई फोन आए, लेकिन पाखी ने बात नहीं की। कुछ महीनों बाद एक दोस्त का फोन आया। ये दोस्त आदित्य और पाखी दोनों को जानता था। उससे पता चला कि पिछले महीने आदित्य की शादी हो गई है। पता चला कि वो मेरठ किसी काम से नहीं गया था, बल्कि वहां उसकी सगाई थी। सगाई से ठीक एक दिन पहले वो पाखी के साथ था। इस तरह साथ जैसे पहले कभी नहीं था, और अब इस तरह अलग जैसे पहले कभी नहीं था। इस तरह अलग होना पहली बार था। इस फोन को सुनने के बाद जैसे पाखी हमेशा के लिए अलग सी पाखी हो गई थी, इतनी अलग कि अब वो खुद को पहचानने से भी डरने लगी थी। इस कहानी की लेखिका हिमानी है। हिमानी युवा ब्लॉगर, कवि, कथाकार व पत्रकार हैं और प्रेम कहानियों का उनका एक संकलन जिंदगी को चाहिए नमक नाम से प्रकाशित हो चुका है।